हाँ जी ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मेरे पास होस्ट नहीं बनाया था मैनेजमेंट ने, तो उसके लिए मैं लगा हुआ था। यार अब मेरे पास आ गया है। और बताइए कैसे हैं, वॉइस वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है सभी लोगों को? जी। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है वेबिनार्स में, नहीं आ रहा है? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। सो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और पहले एज पर दी प्रोटोकॉल अपना वही रहेगा कि पहले अपने फंडामेंटल्स को देखेंगे और फिर टेक्निकल पार्ट्स के ऊपर चलेंगे। थैंक यू गाइस फॉर योर फीडबैक। हम आज चलते हैं आगे और चीज़ों को समझते हैं। अब होता क्या है कि जब रेगुलरली आप लोग इन वेबिनार्स में आते हैं और मैं फंडामेंटल्स के आप लोगों के लिए जब कुछ पॉइंट्स लेकर आता हूँ और उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, बोलता हूँ, तो एक ग्रैबिंग ग्रेस्पिंग होने लगती है बेसिकली धीरे धीरे सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। और जब आप उसको समझोगे तो ये छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आने लगेंगे और एक कनेक्टिविटी आपके मार्केट के साथ बनने लगेगी। और आपको समझ में आने लगेगा कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे या क्या कारण नहीं है इसके पीछे, ये कब ऐसा मूवमेंट देता है, कब ऐसा मूवमेंट नहीं देता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। सो वीकली एनालिसिस में हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ। देखो, मार्केट का जो मेन मूवमेंट का कारण है वो डॉलर इंडेक्स है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और डॉलर इंडेक्स का जो मेन मूवमेंट का कारण है लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर मैं 12 महीने की बात करूं, तो पूरे साल एक ही चीज की कहानी चलती रहती है बाजार में, वो है इन्फ्लेशन की कहानी। इन्फ्लेशन होता है महंगाई दर। अगर महंगाई दर बढ़ता है तो सरकार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है। ये बात मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं, पुराने लोग तो सभी जानते हैं बात, लेकिन जितने लोग नए हैं उनको ये पता लग जाए। ठीक है ना? अब अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो इसका इम्पैक्ट यूरो यूएसडी पे भी पड़ेगा, जीबीपी यूएसडी पे भी पड़ेगा, और किस पे पड़ेगा, और आपका गोल्ड के ऊपर भी पड़ेगा, या जितनी भी मेजर करेंसीज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? इन्फ्लेशन को नापने का जरिया क्या है? इन्फ्लेशन को नापने के दो प्रकार के डेटा पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। एक आता है पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक आता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो फेड को पसंद आता है, यानी जो चेयरपर्सन है आपके पॉवेल साहब, फेड के, फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उनके जो चेयरपर्सन है पावेल साहब, और जो फेड है, फेड को उसकी जो कमिटी है एफओएमसी कमिटी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, वो इस डेटा को बहुत पसंद करती है। इस डेटा को बहुत अच्छा उसको लगता है कि यार ये डेटा हमें थोड़ी सी मार्केट में क्लैरिटी देता है। ठीक है? लेकिन फाइनल डिसीजन होता है सीपीआई के बेसिस पे। अल्टीमेटली सबका बाप कौन है? सीपीआई। लेकिन डिसीजन किसके बेसिस पे होता है कि भाई सीपीआई ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ये पीसी डेटा के बेसिस पे होता है। ये भी एक इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है। अब मैंने आपसे कहा कि डॉलर कब ऊपर जाएगा? जब सरकार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी। इंटरेस्ट रेट कब इंक्रीज होगा? जब सरकार इन्फ्लेशन को, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा इकोनॉमी के अंदर। अब जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होगा इकोनॉमी के अंदर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब इस बात को समझते हैं कि पिछले 3 4 5 महीनों से इन्फ्लेशन आपका नीचे आ रहा था, तो डॉलर के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर रही थी। जब 2025 चालू हुआ तो इन्फ्लेशन के डेटा में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जब ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला तो उन्होंने बोला कि हम इस साल में 2 बार ही इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। अब इस चीज को समझना कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना और रुक जाता है, क्या हो जाता है? होल्ड हो जाता है। तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बताओ सब लोग मेरे को। डॉलर के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होते होते वो रुक जाता है, सरकार रोक देती है, तो ये डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसका इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन लॉजिकली फंडामेंटली क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए?
ठीक है, अमित भाई ने बोला है पॉजिटिव, मेहुल भाई ने बोला है लो पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। किसी ने बोला है नेगेटिव। ठीक है, देखो क्या होता है, लो पॉजिटिव इज द राइट आंसर। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस होने के साथ डॉलर की वैल्यू भी नीचे जा रही है। लेकिन अचानक से मैं बोलता हूं कि भाई अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा, होल्ड कर देता हूं मैं, तो ये एकदम से तेज हो जाएगा डॉलर इंडेक्स। लेकिन लेकिन ये जब तक तेज नहीं होगा जब तक एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज नहीं होगा, खाली होल्ड हुआ है, अभी खाली होल्ड हुआ है, ठीक है ना। जब तक सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन के डेटा में जबरदस्त इंक्रीमेंट नहीं आएगा तब तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, और तब तक डॉलर बहुत ज्यादा तेज नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अब अगर ये मान के चलो प्रोसेस 3 महीने चल जाता है कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है, डॉलर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। और इन्फ्लेशन नंबर, इसी दौरान अगर सीपीआई नंबर आपके पॉजिटिव आने लग गए तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है घटने की बजाय बढ़ जाए, ठीक है, घटने की बजाय बढ़ जाए। गेटिंग द पॉइंट। अब हम आते हैं फंडामेंटल डेटा पे। Over in the United States, sticky inflation has been an even bigger problem for the Federal Reserve. The headline rate of CPI inch up to 3.0% in January, dashing hope for two rate cut in 2025. जनवरी के अंदर आपका 3.0% आया इन्फ्लेशन डेटा, तो ये इन्वेस्टर की उम्मीदों के विपरीत उतर गया कि भाई 2 बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे। अब उनको लगने लगा कि यार इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस नहीं हो सकते, इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस नहीं हो सकते, तो डॉलर को ऊपर जाना चाहिए था। अब हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है। मैंने भी खूब सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, डॉलर को तो नीचे नहीं आना चाहिए था, डॉलर नीचे क्यों आ रहा है। फिर क्या हुआ फिर हमें पता लगा कि इन्वेस्टर यानी जो जेपी मॉर्गन है, ब्लैक रॉक है, बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं, वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो आपका पीसी मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो इन्फ्लेशन का एक और बेंचमार्क है, विच द फेड अटैचेस मोर इंपॉर्टेंस टू वुड नॉट बी एज हॉट एज द सीपीआई रीडिंग। यानी ये नंबर्स, जितने सीपीआई डेटा आपका स्ट्रांग है उतने नंबर्स अब जो फ्राइडे को पीसी डेटा आएगा उतने स्ट्रांग ये नंबर्स नहीं आएंगे, ये नंबर्स कहीं ना कहीं ढीले आएंगे, नेगेटिव साइड आएंगे। इसकी वजह से डॉलर के अंदर मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग जो भी कह लो चल सकती है। अब ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस डेटा को निकालने के लिए इनके पास एक मॉडल है, क्लेवलैंड फेड नाउ कास्ट मॉडल, जो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई पीसी नंबर्स आपके 2.7% आ सकते हैं जनवरी में 2.8% से, और हेडलाइन पीसी नंबर 2.5% तक डाउन जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में दोबारा से इस बात की उम्मीद जग जाएगी कि 2 बार 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो सकता है, और डॉलर के अंदर और ज्यादा मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा पीसी रिपोर्ट के अलावा आपका कौन सा डेटा आएगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा आपका कल, न्यू होम सेल्स डेटा आएगा आपका वेनेसडे को, ठीक है, ड्यूरेबल गुड ऑर्डर डेटा आएगा आपको थर्सडे को, पेंडिंग होम सेल्स डेटा और आपका क्वार्टर 4 जीडीपी नंबर्स आएंगे आपके फ्राइडे को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डेटा क्या बताते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा क्या बताता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा ये बताता है कि भैया मेरे को अपनी इकोनॉमी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं इजीली पैसा खर्च कर सकता हूँ, मेरे को अभी सेविंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भाई मेरी इकोनॉमी ज्यादा बुरी परफॉर्म करेगी, और अगर मेरी इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो मेरी नौकरी अच्छी चलेगी, मेरी नौकरी अच्छी चलेगी तो मेरे को सैलरी मिलती रहेगी। तो ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है कंज्यूमर का, ठीक है। न्यू होम सेल्स डेटा क्या बताएगा, न्यू होम सेल्स डेटा भी ये बताएगा कि अगर नए घर बिक रहे हैं, लोगों के लोन पास हो रहे हैं नए घर परचेस करने के लिए, यानी बैंक्स का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि जिसको आज हम लोन दे रहे हैं वो इजीली लोन रीपे कर पाएगा, इसका मतलब इकोनॉमी के हालात अच्छे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं मिलकर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, और जीडीपी के डेटा अगर अच्छा आया तो लगेगा कि भाई अमेरिकन इकोनॉमी के हालात अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये डेटाज नेगेटिव आए आपके, तो ये पता लग जाएगा कि भाई अभी अमेरिका के हालात अच्छे नहीं है, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, और ये बात वास्तव में चल रही है। जो डॉलर के गिरने का कारण है ना, एक और कारण बता रहा हूँ
कि वहां पे इंटरनली ये बात है कि अभी अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, इसकी वजह से वहां पे डॉलर के अंदर पहले ही लोग सेलिंग करके बैठे हुए हैं। अगर आप डाउ जोन्स इंडेक्स देखोगे, US 100 इंडेक्स देखोगे, टेक्नोलॉजी के इंडेक्स जो था आपका US 100 इंडेक्स है जो कि आपका टेक इंडेक्स है, वो क्यों गिरा, क्या कारण था उसके गिरने का? वो इसी वजह से गिरा कि भैया जो यूएस के इकोनॉमिक हालात हैं अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट आपको वहां के स्टॉक मार्केट में देखने को मिला आपके। ठीक है ना, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा TCS गिरा, इन्फोसिस गिरा, विप्रो गिरा, IT स्टॉक्स गिरे, क्यों गिरे? क्योंकि वहां पे IT इंडेक्स गिरा, वहां का आप देखोगे मेजर इंडेक्स गिरा था आज, और इसी कारण से गिरा था। इसके अलावा any indication of weakness in the US economy could once more persuade investor to increase their rate cut bet। अगर ज्यादा वीकनेस दिखी तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ेंगे, जो डॉलर के लिए मुश्किल का कारण बनेंगे। दूसरा, प्रेसिडेंट साहब ट्रम्प साहब ने जो अभी वार्तालाप के अंदर या वाद विवाद के अंदर जो यूक्रेन प्रेसिडेंट की बदतमीजी वो करी, उनकी इंसल्ट की है, या पुतिन के साथ हाथ मिला के और चीजों को चेंज अराउंड किया है, तो वो भी अगर इंटेंस होता है कल को चीजें, और यूरोपियन गुड्स के ऊपर भी टैरिफ्स को और लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई गहराई जाएगी, और गहराई होगी तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, और ये अगले महीने कुछ ना कुछ इनका नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये मत सोचना डॉलर अभी नीचे आ रहा है अचानक से ट्रम्प साहब कोई ना कोई बम फोड़ेंगे कुछ ना कुछ अपने ट्वीट के जरिए या कोई ना कोई अनाउंसमेंट के जरिए, और डॉलर वापस भग जाएगा। दूसरा, सैटरडे को जर्मन में इलेक्शंस थे आपके, वहां पे दो पार्टीज हैं, क्रिश्चियन सोशल यूनिट और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिट शायद, दोनों पार्टी कोalition के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। एग्जैक्टली मेरे को थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे हो गया हो तो यार देख लेना, ठीक है ना दोनों। लेकिन अब एक्चुअली क्या हुआ कि भाई ठीक है, नई गवर्नमेंट बन रही है, इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन रातों रात को चमत्कार तो होगा नहीं, रातों रात चीजें तो चेंज नहीं हो जाएंगी। दूसरा, टैरिफ की भी ऊपर उनके ऊपर तलवार लटक रही है। तो इन्वेस्टर की नजर रहेगी अभी IFO सर्वे डेटा पे जो आज आया होगा मंडे को, जर्मन बिजनेस सेंटीमेंट डेटा है, और फ्राइडे को जो CPI नंबर्स है उस पर खास तौर से नजर रहेगी, क्योंकि यूरोजोन अक्टूबर से आपका इन्फ्लेशन की मार सह रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर के लेवल पे चल रही है। तो अगर फ्राइडे को इन्फ्लेशन के नंबर्स आपके ऊपर आते हैं, तो जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि भाई 3 बार इंटरेस्ट रेट कट होगा इस साल में यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो वो आपके चांसेस घट सकते हैं, और यूरो यहाँ से और तेज हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो इन्फ्लेशन नंबर आपके डाउन आ गए, जैसे आज भी एक आपके को CPI नंबर्स आए थे यूरो के, वो अनचेंज आए थे, तो वो भी एक नेगेटिव है यूरो के लिए। तो आपने देखा होगा ऊपर से यूरो नीचे गिरा, पहले सुबह ऊपर गया, क्यों गया? जर्मनी के एग्जिट पोल्स आए थे आज मॉर्निंग में, जिसके कारण यूरो ऊपर गया, बाद में वो नीचे आ गया धीरे धीरे करके, ठीक है ना। उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, या कह लो कि CPI नंबर अच्छे आने की उम्मीद नहीं थी, जिसके कारण वो नीचे आ गया। तो आपके CPI एस्टिमेट्स हैं, उसको भी आपको नजर रखनी है आपको। फिर जनवरी मीटिंग के जो आपका मीटिंग हुई थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, उसके मीटिंग मिनट्स हैं थर्सडे को, उस स्टेटमेंट के अंदर अगर ऐसा कोई नर्वसनेस पाई गई पॉलिसी मेकर के द्वारा रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, अगर उनके स्टेटमेंट से ये पता लगा कि भाई उनको ये लग रहा है कि 2% तक इन्फ्लेशन नहीं आएगा हमारा नीचे, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर यूरो के लिए तेजी का माहौल बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये पूरा हफ्ता इन्फ्लेशन 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 है। ऑस्ट्रेलिया भी अपना वेनेसडे को इन्फ्लेशन के नंबर्स निकालेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के इन्फ्लेशन नंबर्स ऊपर आते हैं, तो अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले महीनों में भी हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन नंबर ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टेटमेंट से पीछे हट सकते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रिड्यूस होकर आ गया, तो डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले महीनों में एक बार और इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा जो इंतजार है लोगों को इन्फ्लेशन के डेटा का, वो है बैंक ऑफ जापान, क्योंकि जितने भी JPY करेंसी ट्रेडर्स हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में बैंक ऑफ जापान करेगा क्या, बैंक ऑफ जापान के पास क्या प्लानिंग है। ठीक है ना, तो अभी जो CPI डेटा है वो काफी अच्छा आने की उम्मीद है। फ्राइडे को आपका टोक्यो CPI नंबर्स है, और अगर वो नंबर आते हैं पॉजिटिव, तो भी इन्वेस्टर कम्युनिटी ये बोल रही है कि अभी हम केवल एक बार ही 25 बेसिस पॉइंट का हाइक देख रहे हैं 2025 के अंदर, कि 25 बेसिस पॉइंट का आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा, JPY करेंसी पेयर को एक बूस्ट मिलेगा, और JPY करेंसी पेयर आपका ऊपर जाएगा। तो नीचे कौन कौन से आएंगे? USD JPY, GBP JPY, यूरो JPY। तो अगर ये CPI डेटा अगर आपका इंक्रीज होके आता है, तो JPY आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और ये सारी की सारी करेंसी पेयर नीचे गिर जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आपको फ्राइडे को कनाडा के GDP नंबर्स देखने हैं।
जीडीपी नंबर अगर स्ट्रांग आता है तो ये कनाडा के लिए बहुत अच्छा है। तो यूएसडी कैड के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि अगेन सर आप ट्रेड कर रहे हो कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर क्या है? काउंटर करेंसी, सेकंड करेंसी। अगर ये स्ट्रांग होती है तो ये वीक होगी, इस बात का ध्यान रखो। अगर इसका जीडीपी डेटा पॉजिटिव आता है तो कैनेडियन डॉलर आपका स्ट्रांग होगा, यूएसडी वीक होगा, ठीक है ना। तो काउंटर करेंसी में हाँ। अगर मैं बात करूं कैट जेपीवाई की, तो इसके अंदर हो सकता है कैट स्ट्रांग होगा तो जेपीवाई वीक होना चाहिए, तभी ये करेंसी पेयर चलेगा। तो इसका आपको खासम खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों हमारा फंडामेंटल डेटा पार्ट। जितने भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप नजर रखना और उस पर काम करना, तो आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी लॉन्ग टर्म के अंदर कि आपको क्या करना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसी पोजीशन बना लेते हैं जो फंस जाती है और हमें लगता है कि यार हम फंस गए हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए फंसती है। बाद में लॉन्ग टर्म आपके लिए, अगर आपने फंडामेंटली सही पोजीशन बना रखी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स ने 107 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। इसका लो नहीं ब्रेक हुआ था, अब इसका लो भी ब्रेक हो गया है। अब जब तक 107.50 के ऊपर डेली चार्ट में ये बंद नहीं होगा, एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन डॉलर इंडेक्स। ये नीचे आपका गिर सकता है, डॉलर इंडेक्स आपका नीचे गिर सकता है। देखो अभी यहाँ पे चाहे सपोर्ट ले रहा हो, लेकिन यहाँ तक नीचे 105.52 तक ये नीचे आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये ऊपर जाता भी है 107.50 तक, तो डॉलर यूरो आपका अच्छा वाला गिरेगा, ठीक है ना। तो अगर 107.50 के ऊपर बंद हो गया डेली चार्ट में, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन रहेगा डॉलर के लिए, और उसका अगले दिन उसका हाई ब्रेक हो गया, तो समझो फिर मामला गड़बड़ है। फिर डॉलर वापस से अपनी मोमेंटम पकड़ेगा तेजी वाला और ऊपर भगेगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक थोड़ा ये वीक रहेगा। अभी थोड़ा सा देखो पुल बैक इसलिए भी दिया है इसने, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा था बिटवीन दी आरएसआई एंड दी प्राइस। इसने एक पुल बैक दिया है, ठीक है। एक चैनल को इसने ब्रेक भी किया है। अब अगर इसके हाई के ऊपर जाता है तो एक बार 107.50 तक ये मूव ऑन कर सकता है, और इसके ऊपर अगर बंद हो गया तो और तेजी पकड़ेगा, नहीं तो यहाँ से ही वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी पे पिछली बार भी आपको बताया था कि भाई ये 533 का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर फिर इसने रेजिस्टेंस लिया और अब आज 528 का हाई मार के फिर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट में जब स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो ये जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं इनको तोड़ा जाता है, ताकि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ट्रैप हो जाएं, और ट्रैप होने के बाद पोजीशन काट दें और फिर ये ऊपर भगा दें। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो मेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है वो 317 का लेवल है। राउंड फिगर में बता देता हूँ, यहाँ पे इसमें क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ लेके गए हैं बहुत बढ़िया। तो जब तक इसके नीचे ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं करते, तब तक मेरे लिए एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरे लिए बहुत बढ़िया लेवल है कि 400 के आसपास आ जाए मैं बाई करूँ, 317 का एसएल लगाऊं, और अपने ऊपर 550 600 तक के टारगेट के लिए बैठा हूं। इस दौरान अगर कोई भी वीकनेस क्रिएट होती है डॉलर के अंदर, स्ट्रांगनेस क्रिएट होती है और 317 का एसएल कट जाता है, निकल जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल बहुत जरूरी है, एसएल नहीं काटोगे तो काम नहीं बनेगा। सेम जीबीपी यूएसडी 2700 तक के टारगेट दे रखे थे, 2690 का हाई लगाया, 2700 को ब्रेक नहीं करा। ये थोड़ा सा ज्यादा मेरे को वीक नजर आता है, ठीक है ना, एज कंपैरिजन टू यूरो यूएसडी। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। इस जोन के आसपास यहाँ पे अगर बाउंस बैक मारता है 2650 के आसपास, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना, 2700 का एसएल देना क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट अपने नीचे कहीं तक भी जहां कंफर्टेबल हो 40-50 पॉइंट पे, वहां पे प्रॉफिट को बुक कर लेना, ठीक है ना, पहला। दूसरा, ये वाला लो तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये नीचे 2500 तक आता है, तो उसके भी नीचे हम 2480 के आसपास हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 2370 का हमारा ये एसएल रहेगा, ये वाला लो। इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 2480 से फिर वापस 100-150 पॉइंट ऊपर के लिए टारगेट लेके बैठे रहेंगे हम, ठीक है ना। तो दो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में लगानी है। पहला, ऊपर बाउंस बैक मारता है 2650 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, क्वांटिटी थोड़ी सी हल्की रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑल टाइम मतलब अभी स्ट्रॉन्ग हूँ उसके अंदर। तो 2600 2700 का एसएल लेंगे। अगर ये ट्रेड चला 50 पिप दे गया, बहुत बढ़िया है। 2700 का एसएल काट गया, तुरंत डबल से बाय कर लेना। 2600 का एसएल रखना और 100 पॉइंट का ही टारगेट रखना, डबल क्वांटिटी से बाय कर लेना। अगर ये सेल ट्रेड चल गया तो नीचे आने का वेट करना, 2480 के आसपास फिर बाय लेना,
2370 का एसएल लेना और ऊपर कहीं भी जाता है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से प्रॉफिट को बुक करते रहना दोस्त। एयूडी यूएसडी बहुत बढ़िया हेड एंड शोल्डर नेकलाइन ब्रेकआउट कर रहा है। ये क्लोजिंग अगर यहाँ पे दे देता है 2 घंटे का चार्ट और उसका लो ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाओ। नीचे फिर ये 6250 तक आएगा। 6410 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 6410 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। यूएसडी कैड में बाय ले सकते हो। यहाँ पे इसने ये लेवल 1.4150 का लेवल ब्रेक नहीं किया है इसने। ऊपर ये 4300 तक और 4400 के बीच में जाए तो इस जोन के अंदर आप कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पोजीशन, हालांकि 100 पॉइंट की लंबी जोन है तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, बीच में कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, वहां पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे 4320 4330 के आसपास 4400 का एसएल लो और वापस नीचे 101 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे रहो, आपको मिल जाएंगे। दूसरा अभी बाई कर लो, 4150 का एसएल है, 4320 4340 के टारगेट से आप। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको। ये मेरे को सेल लगता है यूएसडी सीएचएफ 8965 के नीचे जो हमारा सपोर्ट था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, उसका लो भी ब्रेक कर दिया है। अभी अगर ये 9000 के ऊपर जाता है, सपोज करो ये 0.9010 जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो। ये 9060 का आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपके नीचे 8900 तक के आपके टारगेट रहेंगे इसके। हालांकि आज दिन में शॉर्ट करना था, 900 तक गया था, लेकिन क्योंकि हमारा वेबिनार रात में है तो कोई वे नहीं है जिससे हम आपको अपडेट दे पाए, लेकिन 9010 तक अगर ये जाता तो शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल ही बहुत बढ़िया शॉर्ट पोजीशन बनती है इसके अंदर। पिछली बार भी आपको बोला था 2950 से 55 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर 1 आवर का कैंडल ट्रेड नहीं होता, क्लोज नहीं होता, तब तक एक फर्दर तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 55 के ऊपर अगर 1 आवर का कैंडल बंद हो गया, उसका हाई ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका 75 का है। ठीक है, और नीचे सपोर्ट अगर आप देखोगे, अच्छा सपोर्ट 2920 2910 और 2900 का है, हर 10 पॉइंट पे सपोर्ट है। अगर आप चार्ट में देखोगे 2920 का लेवल तोड़ा, लेकिन आप किसी की भी बॉडी देखो, उसने 2920 के नीचे किसी ने भी क्लोजिंग नहीं दिया, बॉडी ने विक मारा लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे एसएल लगा रखे थे उनके बहुत प्यार तरीके से एसएल हंट किया है इन लोगों ने, ठीक है ना, और वापस से ऊपर लेके गए हैं। तो इसलिए अभी क्या है, रेंज में है। जब कोई भी चीज रेंज में होती है तो ऐसे समय में हमें ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए, नीचे के लेवल पे बाय करना चाहिए। लेकिन जो लोग ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अपनाते हैं, उन ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के अंदर लोग क्या करते हैं, नीचे के लेवल पे शॉर्ट करेंगे, ऊपर बाय करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, ऊपर बाय करेंगे। तो अभी आपको समझना है कि अभी चार्ट जो है एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इस रेंज के अंदर आपका ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम जैसे मूविंग एवरेजेस है या कुछ और है वो काम नहीं करेंगी। ठीक है ना, क्योंकि वो एक लैगिंग इंडिकेटर है और एक ट्रेंड, जब ट्रेंड बनता है ना तभी काम करते हैं, तभी पैसा मिलता है। अब इसमें किसी ने 50 52 पे शॉर्ट किया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा यहाँ पे देखने को। ठीक है ना, तो यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि जब तक ये 56 के ऊपर या 55 के ऊपर 1 घंटा ट्रेड नहीं होता तब तक ये साइडवेज जोन में चलता रहेगा। मैं नहीं कह रहा वीक है, वीक तो ये 2900 के नीचे बंद होगा तभी वीक होगा, उससे पहले वीक नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो 2900 के नीचे बंद हो गया तो ये 2800 भी आ सकता है, लेकिन 2900 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। 2930 पे भी बाइंग करूंगा मैं, 20 पे भी करूंगा, 10 पे भी करूंगा और 2902 4 पे भी करूंगा। ठीक है, इसके अलावा बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी मैं आपको पहले ही बोल रहा था ये 80,000 तक आना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म बाय बन रहा था यहाँ पर, क्योंकि कोई अमेरिकन कंपनी है जो फंड रेज कर रही है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दी बीटीसी, तो उसके कारण एक तेजी आई थी। लेकिन जो अभी रिसेंट में जो आपका बाय बिट के ऊपर जो एक्सचेंज में हैकिंग हुई है, ठीक है ना, मैंने उसका इंटरनल पूरी न्यूज नहीं पढ़ी लेकिन हेडलाइन पढ़ी थी कि कोई हैकिंग वैकिंग हुई है, तो उससे एक सेंटिमेंट मेरे को लग रहा है खराब हुए क्रिप्टो मार्केट के, जिसके कारण एक सेलिंग आ रही है। और ईटीएफ के अंदर मैंने सुबह पढ़ा था कि ईटीएफ के अंदर कुछ आउटफ्लोज हो रहे हैं, कुछ सेलिंग हो रही है ईटीएफ के अंदर, जिसके कारण बिटकॉइन के अंदर एक नरमी आपको देखने को मिल रही है। और मेरे को नहीं पता क्या कारण है, मैंने आपको पहले बोला 80,000 तक आएगा एक बार ये, और आना चाहिए मेरे साइकिल एनालिसिस के हिसाब से। वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करो, बहुत बढ़िया आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा आप US 30 पे आ जाओ। डाउ जोन्स इंडेक्स तो कितना प्यारा गिर रहा है, कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है यहाँ पर। ठीक है ना, उसको ब्रेक किया है तो ये एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन डाउ जोन्स। इसको बेचो, उठा उठा के पटको मारो उसको, पीटो उसको। ठीक है ना, ऊपर जितना बड़ा है इसको पीटो, ये जाएगा, टूटेगा ये।
US 100 देखो, आईटी स्टॉक्स की क्या हालत है, आज भी गिरा है, कल भी मेरे को लग रहा है भैया कैप डाउन होंगे इंडियन मार्केट्स के अंदर। बहुत बढ़िया राउंडिंग टॉप पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट मारा, अब कोई भी बाउंस बैक आता है शॉर्ट मारो, नीचे गिरेगा ही। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी की हालत अच्छे नहीं है अमेरिका में, डेटा आगे वाले टाइम में खराब आना चाहिए, और डॉलर को नीचे पिटना चाहिए। ठीक है ना, सिल्वर। एज कंपैरिजन टू गोल्ड, सिल्वर अभी दमखम नहीं दिखा रहा है, सिल्वर में सेलिंग पैटर्न है, यहाँ पे मैं तो सेल इंटरेस्टेड हूँ। ये जो हाई है इसका, ये हाई के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड है, नीचे $31 तक और 30-50 तक इसको आना चाहिए। इसमें अभी दमखम नजर नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है ना, हालांकि इसका यूजेस ज्यादा है, इंडस्ट्रियल यूजेस वगैरह में देखोगे इसका यूजेस बहुत अच्छा है, लेकिन दमखम नजर नहीं आ रहा है फिलहाल इसके अंदर। ठीक है ना, तो सिल्वर में अभी साइडवेज मूवमेंट है, ऊपर आने पे एकदम लोअर लेवल पर देखो, यहाँ पे सपोर्ट पे है, यहाँ पे शॉर्ट करना ही नहीं है, एकदम जरूर बाउंस बैक मारेगा दोबारा ये ऊपर, ये तो वहां पे शॉर्ट मारो। ठीक है ना, तो साइडवेज मूवमेंट में सिल्वर, सिल्वर का और इसका रेशियो अभी बिगड़ा हुआ है। और कोई करेंसी एनालिसिस आप चाहते हो? इसका ना वैसे मैं करता नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ अमित भाई, इसका ना गोल्ड सिल्वर का एक रेशियो होता है, तो उसका एक कैलकुलेशन होती है रेशियो की, जब वो रेशियो कुछ बढ़ जाता है, तो उस समय में ऐसी आर्बिट्राज या प्रोबेबिलिटी बनती है, जहाँ पे आप गोल्ड को बेच सकते हो, सिल्वर को खरीद सकते हो, या सिल्वर को बेचो गोल्ड को खरीदो। तो है ना, तो उसको थोड़ा रिसर्च करना, आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा उस पर आर्बिट्राज पे काम नहीं करता, लेकिन आर्बिट्राज वाले सिल्वर रेशो, सिल्वर टू गोल्ड टू सिल्वर रेशो पे काम करते हैं। जीबीपी जेपीवाई सर, जैसे मैंने बताया कि अगर टोक्यो के सीपीआई नंबर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पहले फंडामेंटल बता देता हूँ, तो जेपीवाई स्ट्रॉन्ग होगा, जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई सब वीक हो जाएंगे, सब वीक हो जाएंगे, और इसी कारण वीक हो रहे हैं, तेजी जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा था, लेकिन सिर्फ न्यूज की वजह से ही नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये मेरे को लगता है कि एक बार 183.71 तक ये गिरेगा, 184 183 तक ये गिरेगा, तो इसको शॉर्ट पोजीशन आप बना के चलो, क्वांटिटी थोड़ी सी हल्की रखो, अब इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊं, डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप 190.50 190.80 आए वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, स्टॉप लॉस 193.10 का रहेगा आपका, और टारगेट 184 तक के रहेंगे। तो दो तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, पहला, एक तो आप यहाँ पे बाय ले लो, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 187 का। ठीक है, ये अगर चल गया, रुक गया तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, टूट गया तो भैया निकल जाना है इसमें से। ये रिकमेंडेशन अभी है, मेरे को लगता है कि टूटना चाहिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपको सेटअप बैठाना है, तो आपको जल्दबाजी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, ऊपर आए तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए आपको, और इसमें फिर बैठे रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर इस लेवल पे शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये प्रीवियस स्विंग हाई रहेगा, इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया 2 घंटे के, दो दो कैंडल और उनका हाई ब्रेक हो गया तो निकल जाना, नहीं तो फिर यहाँ तक बाउंस बैक का हिम्मत रखना, और ये फिर ये नीचे टूटेगा ही। देखो मार्केट में क्या होता है ना, कि आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर देखना होता है, मान के चलो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, नीचे आ रहा है, अब ये इतना ऊपर भग गया, अब ट्रेडर को इतना नहीं वो होता कंट्रोल कि भैया 187 से ये 193 हो गया, तो 600 पे भग गया भगने का, तो और सर आप बोल रहे हो सेल है, मैं बोल रहा हूँ भैया सेल है अभी भी, लेकिन क्योंकि यू आर ट्रेडिंग दी जीबीपी जेपीवाई, तो आपको तो कम से कम 1000 पॉइंट तक का गुर्दा रखना पड़ेगा अपने अंदर, या तो इस करेंसी देखो ट्रेड मत करो, नहीं तो 1000 पॉइंट तक का झेलने की ताकत रखो इसके अंदर। तो इतना अगर मूवमेंट आ गया और मैं बोल रहा हूँ अभी भी सेल में, तो सेल में ही है, नीचे आएगा ये। ठीक है ना, तो ये 500-600 पॉइंट आप कहोगे सर आप तो बोल रहे थे सेल है, और ये बग गया 600 पे, तो मार्केट में पिन पॉइंट एकदम नहीं पकड़ा जाता, एकदम बॉटम पे टॉप पे नहीं होता, एक स्ट्रक्चर समझा जाता है कि यार स्ट्रक्चर वीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है तो कर रहा है उसमें इतनी वॉलेटिलिटी, इतनी मूवमेंट है। ठीक है ना, वो बात अलग है कि हम उस मूवमेंट को झेल नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसमें है वॉलेटिलिटी, गोल्ड में है वॉलेटिलिटी तो है। ठीक है ना। हाँ जी, और कोई करेंसी पेयर है? एनजेडी यूएसडी।
ओके, ये बताओ। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एनजेडी स्ट्रक्चर अभी देखो उसने चेंज करा है अपना, और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार ये नीचे आपका 5700 40 पे नीचे आ सकता है, तो वहां पे अपना शॉर्ट पोजीशन बनाओ 5700 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका देखो वैसे तो अच्छा वाला स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक तो ये एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ऊपर ये 5900 तक जा सकता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बता रहा है इसका। लेकिन ये तभी ऊपर जाएगा जब डॉलर इंडेक्स जब तक ये नीचे रहेगा, और डॉलर इंडेक्स के नीचे रहने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि अभी रहना चाहिए। तो अगर ये 5700 पे आ जाता है, एक बार बाय ट्रेड ले लेना, या तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना, क्वांटिटी कम कर लो, नहीं रख सकते तो 5600 का अपना स्टॉप लॉस रखना। इसके नीचे डेली चार्ट में अगर कंटिन्यूअसली 2 दिन तक बंद हो जाए, कंटिन्यूअसली 2 दिन तक 5600 के नीचे, और उन दोनों दिन का लो टूट जाए तो निकल जाना, नहीं तो होल्ड करना है, 5900 तक आपका ये जाएगा। ठीक है। ठीक है रॉकी भाई। तो दोस्तों चलिए, ये हो गया आपका एनालिसिस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी की तरफ। कहाँ गई, एक मिनट, आप लोग रुकना, देखो मैं कहाँ गया मेरा चार्ट स्ट्रेटेजी वाला। हाँ जी। सो दोस्तों आज हम पोजिशनल स्ट्रेटेजी की तरफ आए हैं। ठीक है। ये स्ट्रेटेजी में आपको लंबे लंबे पिप्स मिलेंगे, बड़े बड़े लॉसेस भी होंगे। इसमें स्कैल्पिंग करनी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कहते हो कि नहीं सर इतना रिस्की पे नहीं जाना है, बड़े हमें टारगेट नहीं चाहिए, हमें तो भैया वो चाहिए, तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक रूल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर हम लोग लगाएंगे, एक ही इंडिकेटर लगाएंगे 2 बार। मार्केट बायस, मार्केट बायस ये वाला इंडिकेटर प्लॉट करेंगे हम, 2 बार प्लॉट करेंगे। 2 बार क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर। पहले की सेटिंग होगी ये वाली 1550, इसको लिख लीजिएगा। स्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल इनपुट में चेंजेस हैं, 1550। ठीक है। दूसरा वाला क्या है, 10 10 20, 10 10 20। अब करना क्या है इसके अंदर मैं बता देता हूँ। देखो इसमें मैंने क्या किया है, इस एक इंडिकेटर को मैंने शॉर्ट पीरियड में कन्वर्ट कर दिया, और इसी एक इंडिकेटर को मैंने थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। अब जब ये शॉर्ट इंडिकेटर
इस बैंड के नीचे, ये जो बैंड दिख रहा है आपको, इसके नीचे अगर आ जाएगा और यहाँ पे आपको अगर ये रेड कलर का बैंड आ जाएगा, तो जब ये रेड कलर का बैंड आएगा उस वक्त आपको देखना है कि उस चार्ट के अंदर जो भी टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, इस पूरे टाइम इस फ्रेमवर्क के अंदर लो कौन सा लगा है, ये वाला लो लगा है सबसे ज्यादा, तो इसके लो कटने पे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। इसका लो कितना है 2707, नीचे कितना आया 2665। ठीक है, 30 से 35 पिप का टारगेट लेंगे। 30 मिनट का चार्ट है, ज्यादा हम टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ऊपर आ गया ये, यहाँ पे आपका ये रेड हो गया, ओ सॉरी ग्रीन हो गया आपका, इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे 2973, सीधी मूव। अब स्कैल्पिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करो आप, जब भी ये बाय ट्रेड देता है, ठीक है, जब भी ये बाय ट्रेड देता है, इसके अंदर आप पिवट पॉइंट लगा लो। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में जाओ आप, इसमें गए, इसमें 190 दिन कर लिया, डेली चार्ट कर लिया और ट्रेडिशनल रहने दिया आपको और ओके कर दिया। ठीक है ना, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे आएगा ये, क्योंकि 190 दिन या मैक्सिमम 200 दिन दिखाता है। 200 दिन का मतलब है कि चार्ट में पिछले 200 दिन वहीं तक ये पिवट पॉइंट आपके प्लॉट होंगे। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट कराया, नीचे आया, लेकिन हम शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कलर क्या है आपका, ग्रीन है। और जब ये रेड कलर का हो जाएगा तब शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। देखो यहाँ पे रेड कलर का हो गया, ये जब रेड कलर का हो जाएगा तो इसके लो के नीचे जो सबसे लोएस्ट लो पॉइंट है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई हमारी। ये कितना लो था 3059, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद नीचे कितना गया 3039, और कितना नीचे गया 2981, प्रॉफिट बुक हो गया। देखो और भी नीचे आ गए। अब कहोगे सर इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी इसने, 300-400 पॉइंट की मूवमेंट दे दी, हर बार नहीं देगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो साइडवेज मूवमेंट था मार्केट का, ऊपर गया, ये कोई भी बैंड आपका ग्रीन कलर का नहीं हुआ है बड़ा वाला। ठीक है ना, नीचे देखो यहाँ से पिवट पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पिवट पॉइंट पे जब भी ये पिवट पॉइंट R1 R2 R3 दिख रहे हैं आपको, S1 S2 S3, जब तक ये नीचे चल रहा है आपको क्या करना है, R1, इसकी सेटिंग में जाता हूं मैं, ये हटा देता हूँ S1 वाले, क्योंकि अभी इससे सेल चल रहा है तो मैं खाली R1 वाले चाहिए, हटा दिए। अब जब भी प्राइजेस R1 के ऊपर जाएंगे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे मार्केट में। ये देखो R1 पे गया, शॉर्ट किया, R2 पे शॉर्ट किया, R3 R4 पे शॉर्ट किया, प्राइजेस जब वापस नीचे आ जाएंगे प्रॉफिट को हम बुक कर लेंगे। ये देखो नीचे आ गए, प्रॉफिट को हम बुक कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे R1 पे गया, R1 पे गया, प्राइजेस नीचे आए, प्रॉफिट बुक। तो 2 बार ऐसा करना है, ज्यादा नहीं करना है आपको। अगर स्टार्टिंग में प्राइजेस बाउंस बैक मार रहे हैं तो कर लो, लेकिन बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद अगर बाउंस बैक मार रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करो। देखो यहाँ पे शॉर्ट किया, नीचे आ गए प्राइजेस। ठीक है ना, अब देखो ये ऊपर आ गया, फिर प्राइजेस नीचे आ गए, फिर देखो यहाँ पे मिला ग्रीन, तो इसके हाई के ऊपर हमें बाय ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये R1 वाले हटा दूंगा, S1 वाले ले लूंगा। कहाँ बाय करना है, इसके हाई के ऊपर 2550 के ऊपर। अभी इसका एंट्री हुआ क्या, इसका एंट्री नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ, यहाँ पे जाके एंट्री हुआ। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जब भी S1 पे आएगा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो ये आपका प्रॉफिट मिल गया आपको। ठीक है ना, आज देखो, आज S1 पे अगर बाई करते कितना था S1 का लेवल 2613, यहाँ पे बाई किया, अभी कितना चल रहा है 2629, कितना चल रहा है 2629। तो इंट्राडे में प्रॉफिट आया या नहीं आया। इस तरीके से आपको इसमें ट्रेड पोजीशन है मार्केट के अंदर बनानी है। अब शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग के लिए लोग क्या करते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको 3 मिनट पे लेके जाते हैं अपन। 3 मिनट पे आ जाओ, कहाँ बाय दिया इसने, यहाँ पे देखो जैसे ग्रीन हुआ तो यहाँ पे बाय कर लिया 2623 पे, सीधी मूवमेंट। अब देखो नीचे आ गया ना, तो इन बैंड्स पे जब कैंडल आते हैं, 3 मिनट का चार्ट इसलिए लगाया स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पे इन बैंड्स पे जब तक प्राइस आते हैं, कैंडल आते हैं इन बैंड्स पे, बड़ी बैंड्स के ऊपर,
और ये शॉर्ट टर्म बैंड्स आपके ऊपर रहते हैं, यहाँ पे आप 10-10 12-12 पिप की स्कैल्पिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया चलेगा। ये देखो यहाँ पे उठाया 10 से 12 पिप, यहाँ उठाया 10 से 12, अभी नीचे आ गया, डरने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर रेड बार बनने चालू हो गए तो जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे बाय लेके अपने बैठे रहेंगे। ठीक है ना? तो यही स्ट्रेटेजी आप यूरो यूएसडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, गोल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो गोल्ड लगा दिया मैंने आपके लिए, अब देखो क्या हुआ। यहाँ पे इसने क्रॉसओवर किया, रेड बैंड कहाँ बनाया, यहाँ बनाया रेड बैंड, इसका लो नहीं टूटा, प्राइजेस ऊपर बग गए, बाय ट्रेड ले लो। रिस्क लेना पड़ेगा यार। ये देखो यहाँ पे बैंड पे प्राइजेस आए, बाय ट्रेड ले लो। अभी देखो रिसेंट का ट्रेड दे रहा हूँ आज का, यहाँ पे प्राइजेस आए, क्योंकि वेबिनार चलते चलते मैंने बाय ट्रेड लिया था 9 बजे, सही मैंने 9:02 पे बाय ट्रेड लिया था यहाँ पे, और सीधी प्राइस, सीधी मूवमेंट ऊपर। ठीक है ना? तो इंटरडे में ट्रेड करो, बहुत सिंपल तरीका है, रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जो आपको हर एंट्री पे, हर बाय पे, हर सेल पे मुनाफा देगी। कभी ना कभी फंसोगे, वो फंसावट आएगी, उसको एक्सेप्ट करो, उससे निकल जाओ, लॉस बुक कर लो, फिर अपने इसमें घुस जाओ। जब बाजार साइडवेज होगा ना, मैक्सिमम लॉस आपको कब लगेगा, जब बाजार आपका ऐसे साइडवेज होगा, ऐसा साइडवेज होगा, मतलब हाई भी तोड़ रहा है, इधर लो भी तोड़ रहा है, उसका भी लो तोड़ रहा है, फिर हाई तोड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इरेटिक मूवमेंट होगी ना। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में बने रहे, कंटिन्यूस प्रोसेस को आप फॉलो करते रहे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। देखो क्या हुआ था कि मैं 17-18 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, आपने, मेरे से बड़े भी कुछ लोग होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, महाभारत के अंदर या किसी भी रामायण के अंदर, किसी के अंदर भी राक्षस क्या करते थे, अमृत की खोज में रहते थे, और अत्याचार करना, ये करना, पागलों की तरह लगे रहना, जबकि अमृत है ही नहीं भैया कोई भी। कहाँ तुम अमृत के चक्कर में फंसे हो, राजनीति तो ना अमृत मिल जाएगा ऐसे ही। अमृत मिला, वो निकला मंथन के अंदर, शिव जी ने पी लिया। तो ऐसे ही ट्रेडिंग मार्केट के अंदर लोग जादू की छड़ी में घूम रहे हैं, कि ऐसा कोई इंडिकेटर, ऐसा कोई सेटअप मिल जाए जो हमें हर ट्रेड मुनाफे का दे, तो उसमें तो सदियां बीत जाएंगी। पैसा बनेगा एग्जीक्यूशन से, पैसा बनेगा डिसिप्लिन से। लॉसेस को एक्सेप्ट करो, क्वांटिटी को मैनेज करो, कंटिन्यूस ट्रेड लेते रहो, प्रोसेस को फॉलो करते रहो, पैसा अपना बनेगा, अपना आप एक्सपर्ट हो जाओगे धीरे धीरे। ठीक है ना? तो आपको अपनी खोज को पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये था आज का सेशन। गोल्ड क्या बताना है, गोल्ड का सर मितुल भाई? जयेश भाई, उसके लिए आप हमारे प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि वो कौन सा इंडिकेटर है, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट उस इंडिकेटर को बारे में बताएंगे। गोल्ड आ जाओ। गोल्ड मैंने बताया कि जब तक 2955, 2955 के ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज नहीं होगा, तब तक ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग करेगा। रेंज बाउंड समझ रहे हो? ऊपर से नीचे बार बार 30 तक आएगा, 2920 तक आएगा, 2910 तक आएगा, फिर ऊपर भग जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है। इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग के अंदर बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। सपोर्ट क्या है आपका, 2900 तक, 2900 तक, हर 10 पॉइंट पे सपोर्ट है, कहीं से भी पलट सकता है गोल्ड। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहां पर है, 2955 के ऊपर, अगर 1 आवर का कैंडल बंद हो जाए, उसका हाई ब्रेक हो जाए, तब ब्रेकआउट मानो आप। अभी आज देखो कि 15-20 मिनट, आधी घंटा, ये 2956 2954 चलता रहा, ट्रेड होता रहा, होता रहा, होता रहा। ठीक है ना? ट्रेड होता रहा, होता रहा, होता रहा, लेकिन बाद में उसको नीचे एकदम गिरा दिया, और गिराने के बाद एकदम से रिकवरी दे दी ऊपर की तरफ। कहां तक आया था नीचे, 2930 तक आया था, और वहां से 12 पॉइंट फिर भगा दी ऊपर एकदम से। तो ऐसे स्वभाव होता है रेंजिंग मार्केट के अंदर। ठीक है ना? यस, नीचे आ रहा है, आरएसआई की डाइवर्जेंस भी मिल रही है, प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। ठीक है ना? एक चैनल में चल रहे हैं अभी, लेकिन अभी फिलहाल यही लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स पे आप काम करो। नीचे आ जाए 2930, 2920, 2920 और 10 के बीच में, 15, 16, 12, ये सब सपोर्ट लेवल्स हैं, इन पे आप बाय करो। 2900 आपका मेजर ट्रेंड रिवर्सल है। अगर जिस दिन डेली चार्ट पे 2900 के नीचे बंद हो गया, तो उस दिन इसमें हाहाकार मचेगा, नहीं तब तक ये सेफ है ऊपर की तरफ। न्यूज अपडेट वीकली समझा नहीं सर, अतुल सर। नेचुरल गैस,
देखो जब तक ये आज के जो गैप डाउन ओपन किया है मनीष भाई, इसके ऊपर जब तक ये जाएगा नहीं गैप फिल करने, और मेरे को लग रहा है जाना चाहिए, क्योंकि सुबह के इसने 3-4 कैंडल लोअर हाई लोअर लो एकदम से बनाए हैं सीरीज में, तो एक बाउंस बैक यहाँ से आना चाहिए, और मेरे को लगता है गैप भरने यहाँ तक जाना चाहिए इसको। ठीक है ना, तो एक रिस्की ट्रेड दे रहा हूँ, यहाँ पे बाय कर लो, ये वाला एसएल ले लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर जाएगा, और अगर ये एसएल कट जाए तो सेल पोजीशन ले लेना, फिर ये वाला हाई स्टॉप लॉस का काम करेगा, और फिर नीचे यहाँ तक ये इस जोन तक 3.60 तक ये नीचे इस जोन तक आएगा। गेटिंग द पॉइंट। बहुत बढ़िया आपको ट्रेड मिलेगा 99%। ये ट्रेड सक्सेस होना चाहिए, एक बार गैप भरने जाए, और अगर टूट गया तो इसके नीचे शॉर्ट मार देना, नीचे भी फिर आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए गाइस, कुछ भी और क्वेरीज है यू कैन आस्क मी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। वेलकम राहुल जी, वेलकम मितुल भाई, वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू मनीष जी, वेलकम देसाई, एकता मैम, जय चौहान जी। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग अगले मंडे को। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू मोहम्मद जी। प्रीमियम वेबिनार के लिए कांटेक्ट मनीष भाई, क्लासेस होती हैं हमारी प्रीमियम, है ना, एडवांस क्लासेस, तो उसके लिए आप नरेंद्र चौहान सर हैं, उन्होंने अपने चैट बॉक्स पे नंबर भी शेयर कर रखे हैं। मैं दोबारा उनके नंबर आपको शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स पे सभी लोगों को, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।